डॉक्टर के एल मीना, एसोसिएट प्रोफेसर लिटरेचर हिंदी, राजेश पायलट राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय लालसोट, जिला दौसा, राजस्थान। सबसे पहले प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रोग्राम में आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। और आज जो टॉपिक है बीए पार्ट थर्ड द्वितीय प्रश्न पत्र, पंडित बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित निबंध साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है का व्याख्या भाग। उससे पहले प्रिय विद्यार्थियों, यदि निबंध की तात्विक समीक्षा के बारे में या निबंध के तत्वों के बारे में संक्षेप में जानकारी प्रस्तुत करूं या बताया जाए तो निबंध के तत्वों के परिप्रेक्ष्य में विद्वानों में मतैक नहीं है, अर्थात एक मत नहीं है। पंडित बालकृष्ण भट्ट हिंदी साहित्य के प्रमुख निबंधकार माने जाते हैं। बहुमुखी प्रतिभा के धनी भट्ट जी ने हिंदी प्रदीप मासिक पत्र का संपादन अपने हाथों में लिया और उसके माध्यम से उन्होंने हिंदी साहित्य की बहुत अच्छी सेवा की। हिंदी प्रदीप उस काल का एक प्रमुख साहित्यिक पत्र था जिसमें नाटक, इतिहास, साहित्य, दर्शन, भूगोल, कृषि, स्वास्थ्य, विज्ञान, चरित्र शिक्षा आदि से संबंधित विविध प्रकार के निबंध प्रकाशित होते थे। मतलब विविध तरह के, एक ही टॉपिक है, एक ही तरह का निबंध प्रस्तुत नहीं होता था या छपता था, उसमें प्रकाशित होता था। सभी क्षेत्र उसमें महत्वपूर्ण कृषि, स्वास्थ्य, विज्ञान और चरित्र शिक्षा। और तो जैसे नाटक है, इतिहास है, साहित्य है, दर्शन वगैरह वगैरह, तो परंतु कृषि, स्वास्थ्य और चरित्र शिक्षा इनसे संबंधित भी क्या एक तरह से निबंध लिखे जाते थे। ये कितनी अच्छी बात है। उसी प्रकार साहित्य जनसमूह के हृदय के विकास की जो तात्विक समीक्षा से पहले यदि विचार कर लेना तो व्हाट इज दिस एसे, अर्थात निबंध क्या है। निबंध एक ऐसी साहित्यिक विधा है जिसमें लेखक किसी एक विषय पर अपने विचार स्वतंत्र रूप से व्यक्त करता है। एक ऐसी विधा है, एक ऐसी लेखनी है यह कह ली जिसमें किसी एक विषय पर, किसी एक टॉपिक पर, किसी एक बिंदु पर अपने विचार बिल्कुल किसी दबाव में, किसी भी प्रेशर में, किसी भी बाधा अड़चन कठिनाई से परे हटकर, परे या इन सारी परेशानियों से दूर होकर एक स्वतंत्र विचारधारा प्रस्तुत करता है, वो निबंध है। इस विधा में लेखक ने अपने दृष्टिकोण के साथ साथ उसके आम तत्व का भी प्रदान होता है। इसमें लेखक विषय का सूक्ष्म निरीक्षण करते हुए विषय की एक सूत्रता, क्रमबद्धता और प्रभावान्विति होती है। निबंध की शैली सजीव, रोचक एवं प्रसाद गुणयुक्त होती है। इस प्रकार निबंध का आशय एक ऐसी गद्य रचना से है जिसमें किसी एक विषय पर स्वानुभूति और वैयक्तिकता के साथ स्वच्छंद और सजीव विचारों की सीमित आकार में अभिव्यक्ति किया जाता है। अब भिन्न भिन्न समालोचकों ने 3 से 7 तक निबंध के तत्व माने हैं। अलग अलग निबंधकारों ने क्या कि कोई 3 तत्व मानता है तो और कोई मैक्सिमम क्या कि 7 तत्व मानता है। जैसे गद्य रचना, लेखक का व्यक्तित्व, विचारों की एक सूत्रता, सहज रोचकता, भावों का पुट और औपचारिकता का अभाव। परंतु कुछ विद्वान सरलता, सुबोधता, प्रसार, गुणात्मकता, व्याख्या रूप से 3 तत्व स्वीकार करते हैं। कुछ समीक्षक 7 तत्व स्वीकार करते हैं, जैसे लेखक का व्यक्तित्व है, विषय स्वतंत्रता है, आकार, लघुता और सूक्ष्म निरीक्षण शक्ति है, विचारों की स्वाधीनता तथा एक सूत्रता है, किसी अनुभूति का प्रकाशन, भाव प्रवणता और सजीव भाषा शैली, और लास्ट एंड फाइनल 7वां सहज प्रभाव उत्पादकता। सूक्ष्मता से देखते हैं तो ये निबंध के तत्व नहीं होकर ये निबंध की विशेषता है। सूक्ष्मता से, गहराई से, बिल्कुल महीन और बारीक दृष्टि से देखें तो इनको निबंध के तत्व नहीं कह सकते। ये क्या कि एक तरह से निबंध की विशेषता कही जा सकती है। इसी प्रकार मूल रूपेण निबंध के 5 तत्व स्वीकार्य है, जिनमें बुद्धि तत्व, क्योंकि बुद्धि का इस्तेमाल होता है, दिमाग से स्वतंत्र विचारधारा किसी विषय, किसी बिंदु पर लिखा जाता है तो बिल्कुल एक विवेक का परिचय, विवेक से काम दिया जाता है। अनुभूति तत्व, एक हर उसको क्या अनुभूति किया जाता है कि ये कैसा
चित्र या कैसा टॉपिक है, उसके माध्यम से क्या कि इसको जांचा परखा जाता है। कल्पना तत्व कि कल्पना के महल भी बनाने पड़ते हैं, कल्पना से भी सोचना पड़ता है कि हम कहीं जा रहे हैं और जाने से पहले क्या कि हम किसी बिंदु के बारे में 10 बार सोचते हैं कि यार कि हम जा रहे हैं या काम कर रहे हैं तो इसमें कितनी परेशानी, कितनी बाधा आएगी, कितनी अड़चन आएगी। उसका पहले ही क्या कि एक तरह से मोटा मोटा आइडिया लगा लेते हैं। वो कल्पना और अहम तत्व जो एक महत्वपूर्ण तत्व होता है, अहम तत्व और शैली तत्व, शैली तत्व जो शैलियों का प्रयोग होता है। तो मोटे मोटे अभिप्राय में अब जैसे थोड़ा सा एक संक्षेप में और कहूँ, जैसे बुद्धि तत्व है। बुद्धि तत्व जैसे यहाँ बुद्धि तत्व का आशय लेखक की विचार शक्ति से है, आ गया ना, दिमाग से आ गया कि विचार होना चाहिए, कि विचार शक्ति से है जो उसे विषयगत चिंतन मन की ओर आकर्षित करती है, कि विविध दृष्टिकोण से सोचने के लिए प्रेरित करती है। कि चिंतन मनन की ओर आकर्षित करती हुई विविध दृष्टिकोण से, एक ही दृष्टिकोण से नहीं, 1 2 3 4 5 ना, ठेठ 1 से लेके 10 तक, ए से लेके जेड तक सभी बिंदुओं पर एक सोचने के लिए बाध्य किया जाता है। सभी सोचने बिंदुओं को लेकर के लिए प्रेरित करती है। आलोचना निबंध में भट्ट जी का बुद्धि तत्व पर्याप्त मात्रा में देखने को मिलता है। इस निबंध में भट्ट जी ने वैदिक काल से लेकर वर्तमान काल तक भारतीय साहित्य की जो मूल भावना रही उसका चित्रण किया है। यह भट्ट जी के बुद्धि तत्व का ही परिणाम है। वैदिक काल से लेकर 19वीं शताब्दी तक के लंबे समय की भारतीय सभ्यता और सांस्कृतिक तथा साहित्यिक यात्रा का वर्णन इस लघु निबंध में कर दिया गया है। भारतीय साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास इसमें कर दिया है। अगला एक बिंदु और के बारे में संक्षेप बताया जाए, जैसे अनुभूति तत्व, इसकी भी थोड़ी संक्षेप में भूमिका, कि निबंध लेखक को अनुभूति की गहनता के अनुरूप ही उसकी रचना को गौरव प्राप्त होता है। निबंध लेखक को अनुभूति की गहनता के अनुरूप ही उसकी रचना को गौरव प्राप्त होता है, मतलब यश और समृद्धि मिलती है, यश और प्रतिष्ठा मिलती है। अतः निबंध में प्रौढ़ता, गुरुता, गंभीरता के साथ साथ परिपुष्टता अनुभूति तत्व पर ही निर्भर करती है। भट्ट जी ने साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास शीर्षक निबंध में वैदिक सभ्यता से लेकर वर्तमान युग तक के सामाजिक जीवन के क्रिया व्यापार, जीवन की विभिन्न परिस्थितियों, विविध उतार चढ़ाव, साहित्य के क्षेत्र में नाना प्रकार के परिवर्तनों का जो सब चित्र प्रस्तुत किया हुआ है उनकी अनुभूति तत्व की प्रधानता का ही प्रतीक है। मतलब भट्ट जी ने वैदिक काल से लेकर वर्तमान तक सामाजिक जीवन के क्रियाकलाप, विभिन्न परिस्थितियां, उतार चढ़ाव, साहित्य क्षेत्र में नाना प्रकार के परिवर्तन जो प्रस्तुत किए हुए सिर्फ और सिर्फ अनुभूति तत्व की प्रधानता का ही लेखा जोखा प्रस्तुत करता है। और वैदिक कालीन आर्यों की सामाजिक स्थिति को उन्होंने शिशु के समान बताया है। जो आर्यों की सामाजिक सोशल कंडीशन थी उसको एक शिशु के समान, एक बच्चे के समान बताया। यही कारण रहा कि तात्कालिक मनुष्य ने चाहे सूर्य हो, चंद्रमा हो, नदी हो, वायु हो, वृक्ष हो, इन सबको कौतुक के रूप में देखा और इन सभी प्राकृतिक तत्वों को ईश्वरीय शक्ति का प्रतीक मानकर उनको अनुकूल व प्रसन्न रखने के लिए इनकी वंदना में ऋचाओं की रचना की है। जो हमारे सूर्य, चंद्रमा, तारे, सितारे, मतलब प्राकृतिक तत्व है, जो प्रकृति में जो क्या कि घटत बढ़ाती है, एक तरह से घटनाएं घटित होती है, इनकी वंदना में क्या कि इनकी एक तरह से अनुकूल और प्रसन्न रखने के लिए इनकी वंदना में ऋचाओं की रचना की। इससे आगे भी सामाजिक जीवन में जो परिवर्तन है उन सब का प्रभाव साहित्य पर देखने को मिलता है। इस प्रकार से अनुभूति तत्व का निबंध रचना में एक तरह से महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, संक्षेप में ये 2 बिंदुओं की जानकारी दी, समय रहेगा तो आगे बताएंगे। पहले आइए व्याख्या भाग। एक बार महात्मा ईसा एक सुकुमारमती बालक को अपने गोद में बैठाकर अपने शिष्यों की ओर इशारा करके बोले, जो कोई छोटे बालकों के समान भोला न बने उसका स्वर्ग के राज्य में कुछ अधिकार नहीं है। हम भी कहते हैं कि जो सुकुमार चित्त वेद भाषी नारियों की तरह पद पद में ईश्वर का भय रख प्राकृतिक पदार्थों के सौंदर्य पर मोहित हो, बालकों के समान सरलमती न हो, उसका स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना अति दुष्कर है। कठिन शब्दार्थ, सुकुमार मत यानी कोमल बुद्धि, वेदवासी यानी वेदों के रचनाकार, और दुष्कर यानी कठिन। प्रसंग प्रस्तुत अवतरण पंडित बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित निबंध
साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है नामक निबंध से लिया गया है। इस अवतरण में लेखक ने आर्यों की निश्चल बुद्धि द्वारा प्राकृतिक पदार्थों में ईश्वरीय तत्व देखने का वर्णन किया है। अवतरण में लेखक ने आर्यों की निश्चल बुद्धि द्वारा प्राकृतिक पदार्थों में, जैसे सूर्य, चंद्रमा, वृक्ष, झील, झरने, ईश्वरीय तत्व देखने का स्मरण किया। उनमें भी क्या कि ईश्वर है। ऐसा नहीं कि सूर्य और चंद्रमा से नहीं, उनमें भी क्या कि ईश्वर देखने को मिलता है। व्याख्या, प्रस्तुत अवतरण साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है शीर्षक निबंध से लिया गया है। लेखक पंडित बालकृष्ण भट्ट कहते हैं कि एक बार महात्मा ईसा मसीह ने एक कोमल बुद्धि अर्थात अबोध बालक को अपनी गोद में बैठाकर अपने शिष्यों की ओर संकेत करके बोले कि जो मनुष्य छोटे बालकों के समान भोला न बने अर्थात निश्चल न बने, उसके लिए स्वर्ग में कोई स्थान नहीं हो सकता। अर्थात बालक के समान निष्कपट, निश्चल, निष्पाप, निष्काम, ऐसा क्या कि एक तरह से भाव होना चाहिए। वही क्या कि एक तरह से स्वर्ग का अधिकारी होता है। अर्थात उसके लिए स्वर्ग में कोई स्थान नहीं हो सकता। ईश्वर का सानिध्य उसी मनुष्य को प्राप्त हो सकता है जिसका चित्त सुकुमार चित्त बालक के समान छल कपट से रहित हो। अर्थात ईश्वर का आशीर्वाद, ईश्वर का क्या कि एक तरह से साथ संग क्या कि उसी को मिल सकता है जो क्या कि एक तरह से बिल्कुल सुकुमार चित्त बालक के समान छल कपट से रहित हो, परे हो। ईसा मसीह के विचारों के समान ही हम भी कहते हैं कि जो मनुष्य सुकुमार चित्त वाले इन वेद मंत्रों का गान करने वाले आर्यों के समान कदम कदम पर ईश्वर का भय रखकर प्राकृतिक पदार्थों की सुंदरता पर रीतता हो तथा बालक के समान कोमल बुद्धि न रखते हुए जो छल कपट से कोसों दूर न रहता हो, ऐसे मनुष्य का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश अत्यंत कठिन से कठिनतर है। अर्थात भगवान कृष्ण गीता में भी कहते हैं कि छल कपट, द्वेष, घृणा, ईर्ष्या, इन सब से क्या कि जीवन परे होना चाहिए। बिल्कुल सादा जीवन होना चाहिए, बिल्कुल उच्च विचार वाला जीवन होना चाहिए। तड़क भड़क वाला जीवन कतई पसंद नहीं है। और साहित्य जगत में तो बिल्कुल सादा जीवन होना चाहिए और आध्यात्मिक ईश्वरत्व, देवत्व शक्ति की ओर का एक प्रेरित होना चाहिए, झुकाव होना चाहिए। और एक साहित्यकार वही अच्छा माना जाता है जो प्रकृति से बिल्कुल नजदीक हो। विशेष में लेखक ने वैदिक कालीन आर्यों की निश्चल भावना का वर्णन करते हुए बताया कि वर्तमान कालिक मनुष्य के समान छलकपट और दम से परिपूर्ण मनुष्य को ईश्वर की प्राप्ति होना बहुत ही कठिन काम है। ईश्वर को प्राप्त करना, ईश्वर का आशीर्वाद लेना, ईश्वर के समीप पहुंचना है, ईश्वर का सानिध्य प्राप्त करना है, तो छल कपट, धोखाधड़ी, ईर्ष्या, वैमनस्य, इन सबसे परे होना है। तो गांधीवादी विचारधारा अपनाएं, महापुरुषों के विचार अपनाएं, क्रांतिकारियों, स्वतंत्रता सेनानियों के विचार अपनाएं और देश और समाज की सेवा के लिए आगे आए। ईश्वर का आशीर्वाद अपने आप मिल जाएगा। कहते ने किसी काम को करना है तो ईश्वर किसी के पैरों के माध्यम से चल जाता, किसी चीज को देखना है तो ईश्वर किसी की आंखों के माध्यम से देख लेता, किसी काम को करना है तो कोई दूसरे के हाथ का बहाना बनाकर क्या ईश्वर खुद कर पाता। कभी कभार प्रकृति में ऐसी क्या कि देश और दुनिया में कभी कभार ऐसी घटना घट जाती है जो हमको पता ही नहीं लगता कि वास्तव में सच क्या झूठ क्या, कब क्या हो जाता है। तो थैंक्स प्रिय विद्यार्थियों, इसी आशा उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।